खामोश अलविदा तो कहानी शुरू होती है। सोल से ग्योंगजू जाने वाली ट्रेन की उस शांत सुबह में खिड़की के पास बैठा था एक लड़का, सुनवू। उसकी आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन बेचैन सा था। हाथ में एक पुरानी कैमरा लटक रही थी और गोद में रखी थी एक किताब, शांति की तलाश। उसी वक्त ट्रेन की सीट पर एक लड़की आई, हाय इन। उसके हाथ में भी वही किताब थी और चेहरे पर हल्की थकान के साथ एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। जैसे ही उसने देखा कि उसकी बुकिंग की हुई सीट पर कोई और बैठा है, उसने धीमे से कहा, माफ कीजिए, ये मेरी सीट है। सुनवू ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी नजरें उस लड़की की आंखों से मिली। हाय इन की आंखें गहरी थीं, जैसे कुछ कह रही हों, लेकिन चुप थीं। सुनवू थोड़ा झेंपते हुए बोला, ओह सॉरी, मैं बस सामने वाली सीट पर चला जाता हूं। कोई बात नहीं, हाय इन ने कहा और उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। बाहर का नजारा हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिक गई थीं। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, फिर अचानक हाय इन ने देखा कि सुनवू की किताब वही थी जो उसके पास थी। आपको भी यह किताब पसंद है? उसने पूछा। सुनवू थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, यह किताब मुझे बहुत सुकून देती है, पर मुझे इसका अंत थोड़ा अधूरा लगा। अधूरा? हाय इन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे तो लगा ये अंत ही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। शायद, पर मैं चाहता था कि वो दोनों किरदार आखिर में मिलते। कभी कभी न मिलना ही सबसे सच्चा मिलन होता है, हाय इन ने धीरे से कहा। सुनवू ने पहली बार ध्यान से उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में कोई दर्द छुपा था, कोई अनुभव जो शब्दों से बाहर था। ट्रेन आगे बढ़ती रही। सीटों के इर्द गिर्द शांति थी। बस उन दोनों के बीच एक नई बात की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने किताबों, तस्वीरों और सफर पर बातें की। सुनवू ने बताया कि वो फोटोग्राफर है और वो शहर की छोटी छोटी चीजों को कैमरे में कैद करना पसंद करता है। आप तस्वीरें क्यों खींचते हैं? हाय इन ने पूछा। सुनवू थोड़ी देर सोचकर बोला, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, जगहें बदल जाती हैं, लेकिन तस्वीरें वैसी की वैसी रहती हैं, जैसे किसी पल को रोक लेना। हाय इन चुप हो गई। फिर उसने खिड़की की ओर देखा और कहा, काश हम भी किसी तस्वीर में जी सकते, बिना बदलाव के। उसकी ये बात सुनकर सुनवू थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। उसे समझ आ रहा था कि ये लड़की कुछ छुपा रही है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। ट्रेन ने एक छोटा सा स्टेशन पार किया। हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। हाय इन ने अपने बैग से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली और सुनवू की तरफ बढ़ा दी। एक सफर में मीठा होना जरूरी है, उसने कहा। सुनवू मुस्कुराया और चॉकलेट ले ली। शायद इस छोटी सी मुस्कान में एक दोस्ती की शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर बाद सुनवू ने अपनी कैमरा उठाई और खिड़की के बाहर की एक तस्वीर ली। फिर उसने हाय इन की तरफ देखा और पूछा, एक तस्वीर आपकी? हाय इन थोड़ा चौंकी, फिर बोली, मैं फोटो में अच्छी नहीं लगती। आपको तस्वीर में अच्छा लगना नहीं चाहिए, आपको बस सच लगना चाहिए। हाय इन ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुरा दी। सुनवू ने उसकी एक तस्वीर खींच ली, बिना किसी पोज के, बिना किसी बनावट के, एक सच्ची सरल सी मुस्कान। ट्रेन अब ग्योंगजू की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उन दोनों की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। दो अजनबी जो सिर्फ एक सीट के कारण मिले, अब एक दूसरे की नजरों में कुछ खास बन चुके थे। हाय इन ने धीमे से कहा, शायद कुछ मुलाकातें किस्मत की सीट बुकिंग की तरह होती हैं। वक्त तय करता है कि कौन, कब और कहां बैठेगा। सुनवू ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। शायद उसे भी महसूस हो रहा था कि यह सफर सिर्फ ग्योंगजू का नहीं, किसी और ही दिशा में जा रहा था। ग्योंगजू स्टेशन पर ट्रेन धीमे धीमे रुकी। प्लेटफॉर्म पर सुबह की हलचल थी, पर सुनवू और हाय इन की दुनिया जैसे अभी भी उसी ट्रेन की खिड़की के पास रुकी हुई थी। उतरते हुए दोनों के कदम थोड़े धीमे थे, मानो मन अब भी साथ चलने की चाह में हो। तुम्हारा होटल कहाँ है? सुनवू ने पूछा। यहां से ज्यादा दूर नहीं, हाय इन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। हाय इन कुछ पल के लिए चुप रही, फिर सिर हिलाकर मान गई। स्टेशन से बाहर निकलकर वे दोनों पैदल चलने लगे।
रास्ते में पुराने पेड़, पत्थर की दीवारें और गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकानों से आती खुशबू, सब कुछ शांत और सुकून भरा था। सुनवू ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं। एक बूढ़ा आदमी जो सुबह की चाय पी रहा था, एक बच्चा जो स्कूल बैग लिए दौड़ रहा था, और हाय इन जो चुपचाप सब देख रही थी। वो होटल के पास पहुंचे तो हाय इन ने पूछा, क्या तुम यहाँ किसी खास वजह से आए हो? यहाँ के पुराने मंदिर और गलियों की तस्वीरें लेने, उसने जवाब दिया, और शायद कुछ सुकून ढूंढने भी। हाय इन ने उसकी तरफ देखा, जैसे वह समझ रही हो कि वो सिर्फ तस्वीरें लेने नहीं आया था। सुनवू ने अपने बैग से कुछ निकाला, एक पुराना हल्का सा खुरचा हुआ कैमरा। ये तुम्हारे लिए है, उसने हाय इन की ओर बढ़ाया। हाय इन चौंक गई। ये मेरे लिए? हाँ, मुझे लगा तुम भी वो देख पाना चाहोगी जो मैं देखता हूं। हाय इन ने धीरे से कैमरा थामा। उसकी उंगलियों ने कैमरे को वैसे ही संभाला जैसे कोई किसी पुराने खजाने को छूता है। मुझे फोटोग्राफी नहीं आती, उसने झिझकते हुए कहा, इसीलिए तो दे रहा हूं। जब तक सीख जाओगी तब तक बहुत कुछ कैद कर लोगी। होटल के बाहर खड़े खड़े दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर हाय इन बोली, अगर मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेना चाहूं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सुनवू हल्का सा हंसा, अगर तुम लोगी तो मुझे जरूर अच्छा लगेगा। हाय इन कमरे की ओर चली गई। सुनवू वहीं कुछ देर खड़ा रहा, फिर पास के मंदिर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा, पुराने पत्थरों पर उग आई काई, दीवारों पर समय के निशान, और एक बुजुर्ग साधु जो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वो कुछ तस्वीरें ले ही रहा था कि उसे आवाज आई, तुम्हारी नजरों में गहराई है। वो पलट कर देखता है, हाय इन खड़ी थी, अपने हाथ में वही कैमरा लिए। तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी तस्वीर लेना चाहती हूं। और उस मंदिर की सीढ़ियों पर हल्की धूप के बीच हाय इन ने पहली बार कैमरा चलाया, और वो तस्वीर ली जिसमें सुनवू की आंखों में कुछ था जो उसने खुद कभी नहीं देखा था। शाम तक दोनों साथ रहे। ग्योंगजू की छोटी छोटी गलियां, चाय की दुकानें, मंदिरों की घंटियां, सब उन्होंने अपनी नजरों और कैमरे में कैद किया। लेकिन सबसे खास था वो पल जब सुनवू ने हाय इन को देखा। वो तस्वीरें लेते वक्त मुस्कुरा रही थी, जैसे बहुत समय बाद उसे किसी चीज में मजा आ रहा हो। उस दिन की आखिरी तस्वीर थी। मंदिर के सामने हाय इन का चेहरा हल्की धूप से चमकता हुआ, आंखों में थोड़ी थकान पर एक नई चमक। शाम ढल रही थी, लेकिन उनके बीच कुछ नया उग आया था। एक अनकहा रिश्ता जो शब्दों से नहीं, तस्वीरों से बन रहा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में झांक रही थी। हाय इन ने अलार्म से पहले ही आंखें खोल ली थीं। उसके हाथ में सुनवू द्वारा दिया गया पुराना कैमरा था। वो उसे देर तक निहारती रही, जैसे उसमें कुछ छुपा हुआ हो, कोई कहानी, कोई भावना। वो बाहर निकली और पास के पार्क में जा बैठी। वहां बच्चे खेल रहे थे, कुछ बुजुर्ग ताश खेल रहे थे, और पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं। हाय इन ने धीरे से कैमरा उठाया और पहली बार क्लिक किया। एक बच्चा जो हंसते हुए झूला झूल रहा था। उसे एहसास हुआ कि एक तस्वीर सिर्फ चेहरा नहीं, एक भावना भी कैद करती है। दोपहर को उसकी सुनवू से दोबारा मुलाकात हुई। सुनवू आज थोड़े अलग मूड में था, चुपचाप, लेकिन आंखों में कुछ और गहराई लिए। तुमने कोई तस्वीर ली आज? उसने पूछा। हाँ और नहीं, हाय इन ने हल्के से कहा। तस्वीर तो ली, लेकिन समझ नहीं आया क्या कैद हुआ। सुनवू ने मुस्कुराते हुए अपना कैमरा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। मेरी तस्वीरें देखोगी? हाय इन ने कैमरे की स्क्रीन पर झांका। वहां तस्वीरें थीं, मंदिर के पुराने खंभे, खिलते फूल, बच्चों की मुस्कान, एक अकेली छाया। और फिर एक तस्वीर पर उसकी नजर टिक गई। वो खुद की तस्वीर थी, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी, हल्की धूप में, आंखों में थकावट, लेकिन चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान। हाय इन चौंकी। ये कब ली तुमने? जब तुम तस्वीर ले रही थी उसी समय, सुनवू ने कहा। हाय इन ने कुछ नहीं कहा, पर उसका दिल कुछ देर के लिए थम सा गया। उसी शाम सुनवू ने उसे अपने छोटे से कमरे में बुलाया, जहां दीवार पर ढेर सारी तस्वीरें टंगी थीं। एक दीवार पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज से भरी थी, सभी भावनाओं से लबालब। ये सब तुमने ली हैं? हाय इन ने धीरे से पूछा। हाँ, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी नहीं लगती।
जब तक कोई और इन्हें देख न ले। हाय इन ने तस्वीरों को गौर से देखा। कुछ में उदासी थी, कुछ में उम्मीद, कुछ में अकेलापन और कुछ में वो भावनाएं जिन्हें समझना आसान नहीं था। लेकिन हर तस्वीर जैसे उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने एक कोना देखा जहां सिर्फ एक फ्रेम था, बिना तस्वीर के। ये खाली क्यों है? उसने पूछा। क्योंकि उस एक तस्वीर का इंतजार कर रहा हूं जो शायद पूरी कहानी कह देगी, सुनवू ने कहा। हाय इन उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसके मन में हलचल होने लगी थी। कहीं ना कहीं उसे महसूस होने लगा था कि सुनवू की तस्वीरें सिर्फ उसके कैमरे से नहीं निकलती थीं, वो उसके दिल से आती थीं। अगले दिन हाय इन ने खुद पहली बार कोशिश की। उसने अपने होटल की खिड़की से बाहर देखा और कैमरा उठाया। एक बूढ़ी औरत अकेले चाय पी रही थी। क्लिक। फिर उसने देखा एक प्रेमी जोड़ा जो बिना बोले एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठा था। क्लिक। उस दिन तस्वीरों में सिर्फ दृश्य नहीं थे, वो भावनाएं थीं, जैसे वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। और जब उसने रात में वो तस्वीरें देखीं तो उसमें अपनी ही छाया दिखाई दी, अकेली लेकिन देखने के लिए तैयार। उसने धीमे से कैमरा उठाया और अपनी एक तस्वीर भी ली। शायद पहली बार उसने खुद को बिना डर के देखा था। सुनवू और हाय इन की यह यात्रा अभी बस शुरू हुई थी। एक ऐसी यात्रा जहां तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं थीं, वो दिल की आवाज बन रही थीं। गेओंगजू की शांत गलियों में वसंत की हल्की हवा बह रही थी। पेड़ नए पत्तों से सज रहे थे और मंदिरों की घंटियां धीमी धीमी आवाज में बज रही थीं। हाय इन आज सुनवू के साथ ज्यादा बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे वो किसी को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। सुनवू और हाय इन के बीच की बातचीत अक्सर छोटी होती थी, एक हाँ, एक नहीं, या कभी कभी एक सवाल। लेकिन उनकी खामोशी जैसे किसी पुराने संगीत की तरह दिल को छूने वाली थी। वो दोनों अक्सर एक ही बेंच पर बैठते, एक ही पार्क में। सुनवू कैमरा हाथ में लिए आसमान को देखता और हाय इन किसी किताब के पन्ने पलटती। बीच में कोई शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता कि कोई गहरी बातचीत हो रही हो। एक दिन जब वो यूनेस्को हेरिटेज साइट पर गए, जहां प्राचीन पत्थर की मूर्तियां थीं, हाय इन ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? सुनवू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी शब्द बहुत कमजोर होते हैं, जो तस्वीर कह सकती है वो शब्द नहीं कह सकते। हाय इन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें उस समय कुछ और कह गईं, जैसे वो पहली बार किसी की चुप्पी में आराम महसूस कर रही हो। उस दिन उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सूरज को ढलते देखा। दोनों चुपचाप थे, लेकिन एक गहरी समझ उनके बीच बन रही थी। जैसे खामोशी के भीतर एक ऐसी दोस्ती पनप रही थी जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। अगले कुछ दिनों में यह चुप्पी और गहरी होती गई। जब हाय इन उदास होती, वो सुनवू को ढूंढती, और जब सुनवू थक जाता तो हाय इन उसकी बगल में बैठ जाती, बिना कुछ कहे। एक बार हाय इन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारी बात ना समझें? सुनवू ने कहा, मैं डरता हूं, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी खामोशी याद आती है और मैं जान जाता हूं कि समझने के लिए बोलना जरूरी नहीं होता। हाय इन उस जवाब से कुछ पलों के लिए चुप रह गई। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, वो बिना बोले भी मेरे दर्द को समझता है। क्या ये दोस्ती है या कुछ और, मैं नहीं जानती, लेकिन उसकी चुप्पी मुझे सुकून देती है। धीरे धीरे सुनवू की खामोशी और हाय इन की सोच के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। वो रिश्ता शब्दों से परे था, एक ऐसा बंधन जहां दिल एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर सकते थे। इस खामोशी की दोस्ती ने उन्हें किसी मजबूरी या बीमारी से ऊपर उठा दिया था, और शायद यही उनकी कहानी का सबसे सुंदर मोड़ था, जहां दो अधूरी जिंदगियां एक दूसरे में सुकून ढूंढ रही थीं, बिना किसी शोर के। गेओंगजू की सड़कों पर बादलों ने अचानक दस्तक दी थी। आसमान धीरे धीरे काला हो चला था और हवा में एक ठंडी नमी घुलने लगी थी। शाम होते होते बूंदें गिरनी शुरू हो गईं और शहर की गलियां भीगने लगी। हाय इन एक बुक कैफे में बैठी थी, जहां खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। सुनवू भी वहीं आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, लेकिन इस बार मुस्कुराहट में कुछ चिंता थी। हाय इन की तबीयत आज थोड़ी नाजुक थी, लेकिन वो कह नहीं रही थी।
उसका चेहरा थोड़ा पीला था, पर वो किताबों के बीच सुकून ढूंढ रही थी। बारिश तेज हो गई है, सुनवू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। मुझे बारिश अच्छी लगती है, हाय इन ने जवाब दिया। ऐसा लगता है जैसे आसमान भी कभी कभी रोना चाहता है। सुनवू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, एक दर्द जो शायद वो भी हर दिन छिपाती थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब रात होने लगी तो सुनवू ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, यहां से तुम्हारा अपार्टमेंट दूर है और तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाय इन ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर चुपचाप उसका साथ मान लिया। छाते के नीचे दोनों एक पतली सड़क से गुजर रहे थे। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं और सुनवू अपने हाथ से छाते को इस तरह पकड़े हुए था कि ज्यादातर बूंदें हाय इन पर न पड़े। रास्ते में ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनके कदम एक लय में चलते रहे, जैसे हर कदम एक दूसरे को थोड़ा और समझ रहा हो। अचानक एक जगह हाय इन रुक गई। क्या हुआ? सुनवू ने पूछा। यही जगह है, हाय इन ने धीमे से कहा। कौन सी? जहां मैं पहली बार खुद से डर गई थी। वो हल्के से हंसी, लेकिन आंखें भीग गईं, शायद बारिश की वजह से या शायद नहीं। सुनवू ने उसकी ओर देखा बिना कोई सवाल पूछे, और उस पल उसने बस अपना कैमरा नीचे रखा और उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार हाय इन चौंकी, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। शायद उसे भी इस स्पर्श की जरूरत थी। कुछ देर दोनों यूं ही खड़े रहे। बारिश की बूंदें गिरती रहीं, आसमान रोता रहा और दो दिल एक पल के लिए चुपचाप जुड़ गए। जब वो उसके घर पहुंचे तो हाय इन ने दरवाजे पर रुककर कहा, आज की रात अलग थी। सुनवू ने कहा, कभी कभी सबसे खास रातें वो होती हैं जहां कुछ भी खास नहीं कहा जाता। हाय इन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। सुनवू वहीं कुछ देर खड़ा रहा, जैसे उस बारिश की रात में उसकी यादों की भीगती किताबें पलट रहा हो। उस रात हाय इन ने फिर से डायरी खोली। वो मेरा हाथ थामे खड़ा था, जैसे मुझे यकीन दिला रहा हो कि मैं अकेली नहीं हूं। क्या प्यार ऐसे ही धीरे धीरे पनपता है, खामोश बारिशों में, बिना कहे, बस साथ चलकर। अगले कुछ दिनों में मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया था। हाय इन की तबीयत भी थोड़ी और बिगड़ने लगी थी, लेकिन उसने हमेशा की तरह मुस्कुराकर सब कुछ छिपा लिया। सुनवू को उसकी आंखों की थकावट दिखाई देती थी, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। शायद वह जानता था कि जब तक हाय इन खुद न चाहे, वो अपनी बात नहीं कहेगी। एक दोपहर जब धूप थोड़ी हल्की हो चली थी, दोनों शहर के बाहर एक पुराने चाय के बागान में गए। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ हरियाली, सन्नाटा और पहाड़ों से टकराती हवाएं। वे दोनों एक पत्थर की बेंच पर बैठे और चाय का प्याला हाथ में लिए खामोश नजारे देख रहे थे। तभी हाय इन ने अचानक पूछा, क्या तुम मौत से डरते हो? सुनवू थोड़ा चौंका, लेकिन फिर शांत आवाज में बोला, मुझे उससे डर नहीं लगता जिससे मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं उन चीजों से डरता हूं जो मैं खो नहीं सकता। हाय इन ने उसकी तरफ देखा। नजरों में गंभीरता थी। शायद अब वो कुछ कहने जा रही थी जो बहुत वक्त से उसके दिल में दबी थी। मुझे एक बीमारी है, उसने कहा। सुनवू चुप रहा। बहुत दुर्लभ है। डॉक्टरों ने कहा है कि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। दवाएं हैं, लेकिन वो समय को थोड़ा बढ़ा सकती हैं, ठीक नहीं कर सकती। कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं बोला। हाय इन ने हल्का सा हंसने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये जानो। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझसे सहानुभूति रखे। सुनवू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बस एक शांत स्वीकार था। फिर उसने कहा, तुम जो हो वो तुम्हारी बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक हिस्सा है, पर मैं तुम्हें पूरे रूप में देखता हूं। हाय इनकी आंखें भर आईं। शायद पहली बार किसी ने उसे उसकी बीमारी से परे देखा था। उसने सिर नीचे झुका लिया और बोली, मुझे डर लगता है कि एक दिन मैं चली जाऊंगी और किसी को तकलीफ देकर जाऊंगी। सुनवू ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया, अगर तुम चली भी गई तो भी जो समय तुमने दिया वो एक गिफ्ट की तरह होगा। कुछ गम ऐसे होते हैं जो जिंदगी से खूबसूरत होते हैं। हाय इन कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन पहली बार उसने अपना सिर सुनवू के कंधे पर टिकाया और सुनवू वहीं चुपचाप बैठा रहा, बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के।
सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान गुलाबी रंग में रंग चुका था। उनके साए लंबे हो रहे थे, लेकिन उनके बीच की दूरी उस पल पूरी तरह मिट चुकी थी। उस शाम हाइन की डायरी में सिर्फ एक पंक्ति थी, आज मैंने अपने डर को किसी के सामने रखा और वो डर थोड़ा हल्का हो गया। शायद सच साझा करने से दर्द आधा होता है, शायद यही प्यार की शुरुआत है। कुछ दिन बाद जब मौसम कुछ साफ हुआ और हाई इन की तबीयत थोड़ी बेहतर लगी, सुनवू ने उससे कहा, चलो कहीं चलते हैं, बस तुम और मैं, इस शहर से दूर, कुछ शांत और सादा। हाई इन थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, कहाँ? ग्योंगजू, वहां इतिहास है, कहानियां हैं और शांति भी। सुनवू ने अपनी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद छिपाकर कहा। यात्रा की शुरुआत एक साधारण ट्रेन से हुई, वही ट्रेन जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। दोनों ने इस बार बिना किसी बहस के एक दूसरे की पसंद की किताबें साथ लीं, लेकिन इस बार शब्दों से ज्यादा उनकी खामोशी बोल रही थी। ग्योंगजू पहुंचते ही हल्की धूप ने उनका स्वागत किया। सड़कें पेड़ों से घिरी हुई थीं और दूर पहाड़ियों के बीच प्राचीन मंदिरों की छायाएं दिखाई दे रही थीं। पहली जगह जहां वे गए वो था बुलगुक्सा मंदिर, एक पुराना बौद्ध मंदिर जो समय से भी पुराना लगता था। वहां खड़े होकर हाय इन ने कहा, इन दीवारों ने कितने लोगों की कहानियां देखी होंगी ना? सुनवू ने कैमरा उठाया और बिना बोले उसकी एक तस्वीर खींच ली, उस पल की जिसमें उसकी आंखों में शांति और थोड़ा सा जीवन था। वो मंदिर के पास बैठकर घंटों बात करते रहे। सुनवू ने अपने बचपन की बातें बताईं, कैसे वह कैमरे से दुनिया को समझने की कोशिश करता था। हाई इन ने पहली बार अपनी मां की तस्वीर निकाली, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। मां को फूल पसंद थे, मैं भी फूलों से बात करती हूं कभी कभी। हाई इन ने हंसते हुए कहा। क्या कहती हैं फूल? सुनवू ने मुस्कुराकर पूछा। कि जिंदगी छोटी हो सकती है, लेकिन वो भी हर मौसम में खिलते हैं। उस शाम उन्होंने अनापजी ताल के किनारे चुपचाप बैठकर सूर्यास्त देखा। तालाब में सूरज की परछाइयां हिल रही थीं और चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। हाय इन ने पूछा, अगर मैं तुम्हें पहले मिलती, क्या तब भी हम ऐसे ही होते? सुनवू ने उसकी ओर देखा और कहा, हो सकता है नहीं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम अब हो, इस पल में। वो दोनों देर तक वहां बैठे रहे, बिना किसी जल्दबाजी के। समय जैसे उनके लिए थोड़ी देर रुक गया था। रात को एक छोटी सी सराय में ठहरे, खिड़की से चांद दिख रहा था और बाहर झींगुरों की आवाजें थीं। हाय इन खामोशी से अपनी डायरी में लिख रही थी, जबकि सुनवू चुपचाप उसे देख रहा था। आज पहली बार ऐसा लगा कि जिंदगी सिर्फ सांसों में नहीं, पलों में भी होती है। ग्योंगजू की ये यात्रा मेरे लिए बस एक जगह की नहीं, एक एहसास की यात्रा थी, जहां मैं उसके साथ थी, जो मेरे दर्द को देखता नहीं, समझता है। ग्योंगजू की यात्रा की दूसरी सुबह सूरज की किरणें आकाश में धीरे धीरे फैलने लगीं और शहर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। शांत सड़कें, नीले आसमान के नीचे झूलते पेड़ और हर तरफ हल्की ताजगी का एहसास। यह एकदम अलग था। यहाँ की हवा में एक खामोश शांति थी, जो दोनों को कहीं न कहीं सुकून दे रही थी। सुनवू और हाय इन आज कोरियाई मंदिर के पास स्थित एक छोटा सा बाग देखने गए थे। वहां एक पुराने पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। हाय इन ने अपनी आंखों को बंद किया और शांतिपूर्वक गहरी सांस ली। यहां तो कुछ अलग सा है, उसने कहा। तुम भी यहां कुछ अलग सी लग रही हो, सुनवू ने हंसी मजाक में कहा। उसकी आवाज में एक नरमियत थी, जो हाय इन को अपनी तरफ खींच रही थी। यह पहली बार था जब हाय इन ने ऐसा महसूस किया था, जैसे किसी ने उससे समझा हो और उसे अपने हिस्से का सुकून मिल गया हो। पहली बार मुझे लगता है कि मैं किसी से नहीं डर रही, हाय इन ने आंखें खोलते हुए कहा। कि कहीं कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, बस जीने की जरूरत है। सुनवू ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने कैमरे से हाय इन की एक तस्वीर खींची। तुम्हारे चेहरे पर कुछ खास है, उसने कहा। तुम्हारी मुस्कान में बहुत कुछ है, जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। हाय इन ने उसके शब्दों को हल्के से महसूस किया और फिर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में अब पहले जैसी परेशानी और दर्द नहीं था, जैसे वक्त ने उसकी उदासी को धीमे धीमे मिटा दिया हो।
दिन के बाकी हिस्से में दोनों ने गयोंगजू के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। मंदिरों की छांव में चलते हुए हाय इन ने पहली बार कुछ पुराने मूर्तियों के बारे में सुनवू से बात की। ये मूर्तियां शायद हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना चाहिए, उसने कहा। जैसे इनकी स्थिति कभी स्थिर नहीं थी, वैसे हमारी जिंदगी भी कभी स्थिर नहीं रहेगी। सुनवू ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि जो भी अस्थिरता होती है वह एक दिन एक स्थायी रूप में बदल सकती है। शाम को वे दोनों एक छोटे से मंदिर के पास एक पुराने बगीचे में घूमने गए। हाय इन ने पहली बार कुछ समय के लिए कैमरा बंद कर दिया था और वो सिर्फ प्राकृतिक दृश्य को महसूस कर रही थी। बादल अब धीरे धीरे लुप्त हो चुके थे और सूर्यास्त के समय बगीचे के अंदर एक सोने जैसी रंगत फैल गई थी। सुनवू ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली जो उसने एक समय में खींची थी। यह तुम हो, उसने हाय इन को दिखाई। एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा खामोशी में जीती हो। हाय इन ने तस्वीर को देखा और फिर अपनी आंखों में हल्की सी नमी महसूस की। उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, उसने कहा, लेकिन अब लगता है शायद कुछ लोग हैं जो मुझे सुनते हैं। सुनवू की आंखों में एक गहरी समझ थी और उसने कहा, हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा सकती। कभी न कभी कोई न कोई हमें सुन ही लेता है। उस शाम गयोंगजू की हवा में जो हल्की सी खुशबू फैल रही थी वो दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा रही थी। हाय इन अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में उस अंधेरे से बाहर निकलने की एक चमक थी जो कभी उसके भीतर गहरा था, और सुनवू वह हर कदम उसके साथ था, बिना किसी डर या संकोच के। उसी शाम एक मंदिर के छोटे से आंगन में हाय इन ने पहली बार सही मायने में मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ने उस दिन की खुशियों को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। आज मैंने सीखा कि कभी कभी हम जो खो चुके होते हैं वो वापस पा सकते हैं, अगर हम उसे ढूंढने का साहस रखें। गयोंगजू की यात्रा खत्म होने को आई और दोनों को वापसी की तैयारी करनी थी। हालांकि उनके दिलों में एक अजीब सी खामोशी थी। न तो वे कोई बड़े शब्द कह रहे थे और न ही कोई शोर था। जैसे ही उनके पास समय कम हुआ, उनकी खामोशी और गहरी होती जा रही थी। यह खामोशी कई बार दोनों के लिए और भी ज्यादा बोलती थी, उन जज्बातों के बारे में जो शब्दों से कहे नहीं जा सकते थे। वे एक छोटे से मंदिर के पास एक बेंच पर बैठे हुए थे। आसमान में धीरे धीरे बादल बढ़ रहे थे और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। हाय इन ने सिर झुकाए हुए कुछ देर तक इस शांति का आनंद लिया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। सुनवू ने बिना किसी शब्द के उसके पास आकर एक तस्वीर खींची। यह वही तस्वीर थी जिसमें हाय इन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी खोई हुई सी खामोशी थी। यह तस्वीर जैसे एक प्रतीक थी उन दोनों के बीच के उस अनकहे रिश्ते का। तुम ठीक हो? सुनवू ने धीरे से पूछा, लेकिन शब्दों में कुछ खास नहीं था। बस एक चिंता थी जो उसकी आंखों में झलक रही थी। हाय इन ने उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। हाँ, उसने कहा, बस कुछ सोचा था। क्या? सुनवू ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की जिज्ञासा थी, लेकिन वह समझता था कि शायद वह पूरी कहानी नहीं जान पाएगा। फिर भी वह उसका इंतजार करता रहा, जैसे एक उम्मीद हो कि हाय इन कभी अपने दिल की बात उसके साथ बांटेगी। हाय इन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, कुछ बातें, कुछ जज्बात कभी कभी हमें ऐसे ही छोड़ देने चाहिए ताकि वह शब्दों से ज्यादा गहरे समझे जाएं। सुनवू ने उसकी बात पर ध्यान दिया और फिर उसकी तरफ देखने लगा। तुम कह रही हो कि जो हम नहीं कह सकते वही सबसे ज्यादा मायने रखता है? उसने धीरे से पूछा। हाँ, हाय इन ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जो कह नहीं सकते वही सबसे ज्यादा सच्चा होता है। सुनवू ने सिर झुका लिया और फिर से कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था, लेकिन उसने उसे छिपाने की कोशिश की। तुम हमेशा इतनी गहरी बातें क्यों कहती हो? उसने हंसी में पूछा, लेकिन हाय इन की आंखों में वह दर्द फिर से दिखने लगा। क्योंकि जब किसी से दिल से बात करते हो तो वह शब्दों से ज्यादा कुछ और बन जाता है, हाय इन ने कहा।
यह हम दोनों के बीच एक ऐसी भाषा है जो किसी को भी समझ नहीं आ सकती। सुनवू ने फिर से अपनी कैमरा में नजर डाली और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ हल्की सी उदासी थी। मुझे यह याद रखना चाहिए, उसने कहा। हमारी भाषा, हमारी अनकही बातें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। उनकी आंखों में एक खामोशी थी जो पूरी दुनिया से कह रही थी कि कभी कभी सबसे बड़ी बात वह होती है जो हम कह नहीं सकते। वे दोनों बिना एक दूसरे से कुछ और कहे वहां बैठे रहे, जैसे पूरी दुनिया का समय उनके लिए रुक गया हो। आखिरकार हाय इन ने धीरे से अपनी डायरी खोली और कुछ लिखा। वह जानती थी कि यह लम्हा उनकी कहानी का हिस्सा बनेगा, जो कभी शब्दों में नहीं ढाला जा सकता था। यह उन दोनों का साझा पल था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। शायद कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वे शब्दों से ज्यादा हमारे दिल में रह जाती हैं। सुनवू और हाय इन के बीच वह खामोशी धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। हर दिन उनके पास एक नया पल था, लेकिन वह पल हमेशा कुछ अधूरा सा रहता। गेओंगजू की यात्रा के बाद वे वापस सोल लौट चुके थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए थे। हालांकि हाय इन अब भी उसी खामोशी में डूबी रहती थी जो धीरे धीरे सुनवू को भी अपनी गिरफ्त में ले रही थी। एक शाम जब वे दोनों एक छोटे कैफे में बैठे थे, हाय इन ने अपनी डायरी खोली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह किसी पुरानी याद को फिर से जी रही हो। डायरी में लिखने के बाद उसने उसे बंद कर दिया और अपनी चुप्पी को और बढ़ा लिया। सुनवू ने महसूस किया कि उसकी चुप्पी अब उसे कहीं ज्यादा भारी लगने लगी थी, लेकिन वह चुप था क्योंकि वह जानता था कि हाय इन को अपनी बातें करने का तरीका अलग था। कुछ दिन बाद एक सुबह सुनवू को एक चिट्ठी मिली। वह हाय इन का खत था। खत एक पुराने लिफाफे में था जिस पर गहरी नीले रंग की स्याही से लिखा गया था सुनवू के नाम। उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था, जैसे वह खत नहीं पढ़ना चाहता हो, लेकिन फिर भी उसने उसे खोला। मेरे प्यारे सुनवू, आज मैं यह खत तुम्हें लिख रही हूं, लेकिन जानती हूं कि शायद तुम इसे कभी ना पढ़ सको। कभी कभी हमें अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने में इतना समय लग जाता है कि वह भावनाएं खुद शब्दों से पहले ही मिट जाती हैं। मैं जानती हूं कि तुम मुझे समझते हो। तुमने हमेशा मुझे बिना कहे समझा है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे एहसास दिलाया कि क्या सच में कोई जगह होती है जहां शब्द नहीं, बस समझ होती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच एक खामोशी है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मुझे लगता है कि यह खत एक तरह से हमारा संवाद है, वो संवाद जिसे हम कभी एक दूसरे से कहने नहीं आए। तुमसे मिलने के बाद मेरे अंदर एक अदृश्य ताकत जगी, लेकिन वह ताकत मेरे साथ हमेशा नहीं रह सकती। मेरी बीमारी के बारे में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे वैसे देखो जैसे मैं खुद को देखती थी। अब मैं जानती हूं कि तुम कभी भी मुझे उस तरह से नहीं देख सकते। तुम मेरे लिए हमेशा वही सुनवू रहोगे जिसे मैंने पहली बार देखा था। यह खत इसलिए लिखा है ताकि तुम जान सको कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो। लेकिन मैं जानती हूं कि हम दोनों के बीच एक गहरी खामोशी है जो हमें हमेशा एक दूसरे से दूर रखेगी। शायद यही हमारी किस्मत है जो हमें एक साथ रहते हुए भी हमेशा अलग रखेगी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे सुनवू। सादर, हाय इन। सुनवू ने खत को अपनी आंखों से चुपके से पोंछा और फिर उसे फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया। उसकी आंखों में अब एक नई गहरी खामोशी थी, जैसे वह अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि हाय इन ने जो खत लिखा है वह उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था, लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी हाय इन से यह कह नहीं पाएगा कि वह उससे कितना प्यार करता था। वह सिर्फ यह समझ सका था कि कभी कभी कुछ बातें कहने की बजाय चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। उस रात सुनवू ने खामोशी में खोकर एक तस्वीर खींची। वह तस्वीर थी हाय इन की, उसकी आखिरी मुस्कान की तस्वीर। उस तस्वीर में कोई शब्द नहीं था, केवल एक गहरी भावना थी जो दोनों के बीच की खामोशी को व्यक्त करती थी। कभी कभी सबसे अच्छे शब्द वही होते हैं जिन्हें हम कह नहीं पाते। हाय इन और सुनवू के बीच की खामोशी अब एक अजीब सी दूरी में बदल चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी मुलाकातों में कमी आने लगी थी। वह जो कभी बिना शब्दों के एक दूसरे के साथ बिता करते थे,
अब अचानक एक दूसरे से दूर हो गए थे। सुनवू महसूस कर रहा था कि हाय इन अचानक उससे दूर जाने लगी थी। पहले वह रोज उसे संदेश भेजती थी, कभी उसके साथ बाहर जाने की योजना बनाती थी, लेकिन अब वह सब कुछ बदल चुका था। हाय इनकी नजरें अब उतनी ही ठंडी हो चुकी थीं जितनी पहले नहीं थीं। उसकी मुस्कान भी अब फीकी पड़ने लगी थी और जब भी वे मिलते तो उनके बीच कोई बात नहीं होती थी। जैसे दोनों के बीच की खामोशी और गहरी हो रही थी, जैसे एक दीवार ने उन्हें अलग कर दिया था। एक दिन सुनवू ने उसे एक फोन कॉल किया, लेकिन हाय इन ने फोन नहीं उठाया। कई बार कोशिश करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। यह स्थिति सुनवू के लिए बहुत ही अजीब थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या वह कुछ गलत कर रहा था? क्या हाय इनको उसकी उपस्थिति अब बुरी लगने लगी थी? कुछ दिनों बाद वह गयोंगजू के एक पुराने मंदिर में अकेला गया, जहां उन्होंने पहली बार एक साथ समय बिताया था। वहां वही बेंच और वही हवा थी, लेकिन अब यह सब कुछ भूतिया सा लग रहा था। उसकी आंखों में हाय इन की तस्वीर थी, जो उसे बार बार याद आ रही थी, लेकिन वह कभी भी उस तस्वीर को पूरी तरह से अपने मन से नहीं उतार सका। उस दिन एक पुरानी चिट्ठी उसकी आंखों के सामने आई, वही चिट्ठी जो उसने कभी नहीं भेजी थी। वह चिट्ठी हाय इन की डायरी से एक छोटी सी याद थी, एक छोटा सा संदेश जो उसने कभी किसी से नहीं साझा किया। वह चिट्ठी सुनवू के लिए एक गहरी याद बन गई थी। उसने चिट्ठी खोली और धीरे से उसे पढ़ने लगा। सुनवू, तुमसे बिना कहे बहुत कुछ समझने का मौका मिला। कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जिसे हम कभी शब्दों में नहीं ला सकते। शायद यही वजह है कि हम अब एक दूसरे से इतनी दूर हो गए हैं। मैं जानती हूं कि यह दूरी अब एक अपरिहार्य सच्चाई बन चुकी है। तुम्हारा साथ मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, लेकिन अब हमें अपनी राहें अलग करनी होंगी। मेरी बीमारी और मेरी सीमाएं हमारे रिश्ते के बीच एक दीवार बन चुकी हैं। यह पढ़ते हुए सुनवू के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। वह नहीं जानता था कि क्या वह यह दूरी स्वीकार कर पाएगा। हाय इन ने यह सब कुछ लिखा था, लेकिन वह कभी उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। वह सिर्फ यह जानता था कि वह अब हाय इन से फिर कभी मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वह खुद ही अपनी सीमाओं में बंधी थी। फिर अचानक उसने अपने दिल को शांत किया और चुपचाप अपने कदम मंदिर से बाहर बढ़ाए। उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह किसी और दुनिया में खो गया हो। वह जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। वह समझ चुका था कि कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफदेह दूरी वही होती है जो हमें खुद से महसूस होती है। हाय इन और उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह हमेशा अपनी यादों में उसे साथ रखेगा। उसे यह एहसास हुआ कि कभी कभी रिश्ते नहीं टूटते, वे सिर्फ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सुनवू के दिल में गहरी उदासी का एक अजीब सा ज्वर था। हाय इनकी अचानक दूरी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन वह फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरों में एक खालीपन था और उसकी दिनचर्या अब सिर्फ उसी को याद करने के बीच सिमट कर रह गई थी। वह अब समझने की कोशिश कर रहा था कि हाय इनके भीतर क्या हो रहा था और वह क्यों अचानक उससे दूर हो गई थी। क्या वह अपने भीतर एक और दर्द छिपाए हुए थी? क्या वह कुछ ऐसा छिपा रही थी जिसे वह नहीं जानता था? सुनवू ने कई बार कोशिश की थी उसे ढूंढने की, लेकिन हाय इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वह रोज उसी कैफे में बैठता जहां वे पहले मिलते थे और उसे देखने की उम्मीद करता था कि शायद वह आ जाए, लेकिन हाय इन कहीं नहीं थी। वह उसे खोजने के लिए हर उस जगह गया जहां वे पहले मिले थे। गयोंगजू का मंदिर, वही पुरानी सड़कें और यहां तक कि वही ट्रेन भी जिसमें उनकी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन हर जगह उसकी जगह सिर्फ खालीपन था। एक दिन वह फिर से उसी पुराने कैफे में बैठा था जब उसे एक पुराना दोस्त मिला जो हाय इन के पुराने विश्वविद्यालय का साथी था। उस दोस्त से बातचीत के दौरान उसने हाय इन के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी जो उसने कभी नहीं जानी थी। वह दोस्त उसे बताता है कि हाय इन अपनी बीमारी की स्थिति को छिपाती रही थी और उसे किसी को भी अपनी कमजोरी दिखाना पसंद नहीं था।
उसकी हालत अब और बिगड़ने लगी थी, लेकिन उसने किसी से भी मदद नहीं ली थी। यहां तक कि वह अपने सबसे करीबी लोगों से भी दूरी बना चुकी थी। यह सुनकर सुनवू के दिल में एक और गहरा जख्म हुआ। वह सोचने लगा कि शायद वह हाय इन के लिए कभी वह सहारा नहीं बन पाया जिसकी उसे जरूरत थी। उसने अपनी चुप्पी और खामोशी को ही अपना रास्ता माना, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि वह हाय इन को कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। सुनवू ने तय किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। उसे हाय इन को ढूंढने और उससे सारी सच्चाई जानने का अब एक आखिरी मौका चाहिए था। उसने अपने कैमरे को उठाया और ग्योंगजू की ओर रवाना हो गया। यह वही जगह थी जहां उन्होंने अपनी पहली यात्रा की थी और जहां उनका रिश्ता सबसे खूबसूरत था। शायद वही जगह उन्हें फिर से मिला सके और वह फिर से हाय इन से मिल सके। ग्योंगजू में सुनवू ने वही रास्ते और वही जगह फिर से ढूंढी, लेकिन हाय इन का कहीं कोई निशान नहीं था। वह हर रास्ते को छानता रहा, हर मोड़ पर हाय इन को खोजता रहा, लेकिन हर बार वह खाली हाथ ही वापस आता। वह अब यह सोचने लगा था कि क्या वह उसे कभी नहीं पा सकेगा। आखिरकार वह उस मंदिर में पहुंचा जहां उन्होंने अपनी पहली मुलाकात के बाद एक साथ समय बिताया था। वह वही बेंच पर बैठा और आसमान की ओर देखा, जैसे वह अपने दिल की बात हाय इन से कहना चाहता हो। वह जानता था कि अब वह उसे ढूंढने के लिए किसी और रास्ते से नहीं जा सकता था। शायद उसकी तलाश कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि हाय इन कहीं न कहीं उसकी यादों में हमेशा उसके पास रहेगी। वह वहीं बैठा रहा और सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा। उसकी आंखों में फिर वही दर्द था, वही अधूरी खामोशी। वह जानता था कि उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में हाय इन के लिए एक जगह हमेशा बनी रहेगी। 1 साल बीत चुका था और सुनवू अब भी उसी गहरी उदासी और खामोशी में डूबा हुआ था। हाय इन के बिना उसका जीवन बिल्कुल बदल चुका था। वह हर दिन अपनी तस्वीरों में खो जाता था, लेकिन उसका मन कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया था। हाय इन की यादें उसके साथ थीं, जैसे एक धुंधली तस्वीर जो उसकी आंखों के सामने कभी धुंधली नहीं होती थी। सुनवू अब ग्योंगजू से सोल वापस लौट आया था, लेकिन फिर भी हाय इन की तलाश उसके भीतर लगातार जारी थी। वह समझता था कि वह अब उसे ढूंढ नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके दिल में उस एक अंतिम मुलाकात की एक उम्मीद थी। वह सोचता था कि शायद एक दिन वह फिर से हाय इन से मिलेगा। एक दिन जब वह ग्योंगजू की पुरानी गलियों में घूमते हुए तस्वीरें खींच रहा था, उसे अचानक वही जगह याद आई, वही बेंच जहां उन्होंने अपनी पहली मुलाकात की थी। वह वहीं रुककर बैठ गया और कुछ पल के लिए उसकी आंखों में हाय इन की छवि तैरने लगी। वह उसे महसूस कर सकता था, जैसे वह उसके पास हो, जैसे वह कभी नहीं गई थी। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। अब वह जान चुका था कि उसे हाय इन को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। इसी बीच उसे एक फोन कॉल आया। ये कॉल किसी अजनबी का था, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर एक परिचित आवाज थी, हाय इन की माँ। सुनवू को हैरानी हुई। सुनवू, हाय इन की माँ ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम हाय इन को ढूंढ रहे हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनवू के मन में हलचल मच गई। यह क्या था? क्या हाय इन सच में उसे ढूंढ रही थी, या फिर यह कोई और बात थी? उसने धीरज रखते हुए कहा, क्या हुआ? क्या हाय इन ठीक है? हाय इन की मां ने गहरी सांस ली और कहा, वह ठीक नहीं है। उसका स्वास्थ्य और भी बिगड़ चुका है और अब उसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। वह तुम्हें देखना चाहती है। सुनवू के दिल में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। हाय इन का नाम सुनते ही उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा आ गया था। वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, मैं आ रहा हूं। उसने अपने बैग में कैमरा रखा और बिना किसी सोच विचार के अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। वह चाहता था कि इस बार वह हाय इन को इस तरह से देखे कि वह उसे नहीं खो सके, चाहे कुछ भी हो। अस्पताल पहुंचने पर सुनवू को हाय इन की मां ने एक कमरे में बुलाया जहां हाय इन बिस्तर पर पड़ी थी। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा से थी। जब हाय इन ने उसे देखा तो उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम आए?
हाय इन ने धीरे से कहा, मैं जानती थी कि तुम आएंगे। सुनवू उसके बिस्तर के पास खड़ा हो गया और उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। यह केवल दर्द नहीं था, बल्कि यह भी समझ था कि उनका समय अब बहुत सीमित था। उसने चुपचाप अपनी आंखों में आंसू दबाए और कहा, हाय इन, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूं। हाय इन ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुमने कभी मुझे पूरी तरह से समझा नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो। हमारी राहें अलग हो चुकी हैं, सुनवू। वह धीरे से अपनी बात खत्म करती है और सुनवू को महसूस होता है कि यह सच है। वह अब हाय इन को खो चुका था, लेकिन उसके दिल में एक आखिरी उम्मीद की किरण थी। सुनवू के दिल में एक गहरी खामोशी थी। हाय इन की हालत अब और बिगड़ चुकी थी और वह यह जानता था कि उनके बीच का समय अब खत्म होने वाला था। अस्पताल के कमरे में वह खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हाय इन से और कुछ नहीं कह पा रहा था। वह चाहता था कि वह कह सके, लेकिन शब्दों की कमी थी। वह खुद को और अधिक कमजोर महसूस कर रहा था, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। हाय इन ने उसकी ओर देखा और कहा, सुनवू, तुमसे कुछ कहनी है। उसकी आवाज में वही मीठापन था, लेकिन अब उसमें एक गहरी थकान भी थी। सुनवू ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या कह रही हो हाय इन? हाय इन ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, जब हम मिले थे तब मैंने तुम्हें अपने बारे में कभी पूरा नहीं बताया। अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरी सारी बातें जान सको। सुनवू ने उसकी बातें सुनी और हाय इन ने अपनी बीमारी के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे वह लंबे समय से इससे जूझ रही थी, लेकिन उसने कभी किसी को यह नहीं बताया। वह खुद को इस दर्द के साथ अकेला महसूस करती थी और इस कारण उसने अपनी दूरी बनाए रखी थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी कमजोरी को देखे। तुमसे दूर जाने के बाद, हाय इन ने कहना जारी रखा, मैंने महसूस किया कि तुम मुझे समझते थे, लेकिन मैं तुम्हें और खुद को भी नहीं समझ पाई। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। मुझे तुमसे कहना चाहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। सुनवू का दिल हल्का सा हुआ, लेकिन उसका दर्द अब और गहरा था। वह हाय इन की आंखों में देखता रहा और उसकी यादें उसके साथ तैरने लगीं। वह समझ सकता था कि वह भी अब उसे खोने वाली है, और यह समझ उसे और भी टूटने जैसा लगा। वह चाहकर भी हाय इन को बचा नहीं सकता था, और यह विचार उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ रहा था। तुम हमेशा मेरी तस्वीरों में रहोगी, सुनवू ने कहा। उसकी आवाज में भी अब वही थकान और दर्द था। तुम मेरे कैमरे की हर तस्वीर में हमेशा जीवित रहोगी। हाय इन की आंखों में एक आखिरी चमक थी, जैसे वह अब पूरी तरह से शांत और आत्मविश्वास से भर चुकी थी। उसने अपनी आंखों में एक आखिरी मुस्कान डाली और कहा, तुम सही हो सुनवू, मैं तुम्हारी तस्वीरों में हमेशा जिंदा रहूंगी। यह एक ऐसा पल था जब समय ने मानो अपना रुख बदल लिया हो। अस्पताल का कमरा, हाय इन का कमजोर शरीर और सुनवू की आंखों में घिरे आंसू, सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ था। उनका प्यार, उनकी जुदाई और उनका हर एहसास अब तस्वीरों में बदल चुका था। सुनवू ने कैमरा निकालकर हाय इन की एक अंतिम तस्वीर ली। वह तस्वीर न सिर्फ उसके चेहरे को, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को समेटे हुए थी। वह यह जानता था कि यह तस्वीर ही उसकी आखिरी याद बनेगी। हाय इन ने उसकी आंखों में आखिरी बार देखा और सुनवू को एहसास हुआ कि वह अब पूरी तरह से उसे खो चुका है, लेकिन वह जानता था कि हाय इन हमेशा उसकी तस्वीरों में, उसकी यादों में और उसकी आत्मा में जिंदा रहेगी। सुनवू के दिल में अब सिर्फ हाय इन की यादें थीं। अस्पताल के कमरे से बाहर आते ही वह कुछ समय के लिए खो गया था, जैसे उसे अपने चारों ओर की दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया गया हो। वह गहरे दुख और गुमनामी में डूबा हुआ था, लेकिन हाय इन की एक अंतिम बात ने उसे बेचैन कर दिया था। तुम मेरी तस्वीरों में हमेशा रहोगे। वह उस एक पल में यह महसूस करता है कि हाय इन का हर शब्द उसके भीतर एक गहरी छाप छोड़ गया था। वह न केवल एक व्यक्ति को खो चुका था, बल्कि अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी खो चुका था। लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा कि हाय इन की आत्मा उस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ढूंढ रही थी। अस्पताल से लौटते वक्त वह ग्योंगजू के एक पुराने घर में गया, जो हाय इन के परिवार का था। यह वही जगह थी
जहां हाय इन ने अपनी जिंदगी के बहुत से महत्वपूर्ण पल बिताए थे। सुनवू ने जब घर का दरवाजा खोला तो उसे वहां कुछ अजनबी सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई बहुत बड़ी बात कही जा चुकी हो, लेकिन अब सब कुछ चुप था। हाय इन की मां ने सुनवू को देखा और उसकी आंखों में एक गहरी दुख भरी मुस्कान थी। तुम फिर से आए हो, उसने कहा। तुम्हारे बिना तो हाय इन का दिल कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया था। सुनवू ने सिर झुकाया और कहा, मैं चाहता था कि वह ठीक हो जाए, लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका। हाय इन की मां ने उसे चुप रहने का संकेत दिया और कहा, तुमसे एक बात कहनी है। यह चिट्ठी जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है, हाय इन ने अपने आखिरी दिनों में लिखी थी। वह जानती थी कि तुम उसे हमेशा याद रखोगे और इसलिए उसने यह चिट्ठी तुम्हारे लिए छोड़ी। सुनवू की आंखों में हल्की सी चमक आई। हाय इन ने उसे कभी नहीं बताया था कि वह चिट्ठी लिख रही थी। वह उत्सुकता से चिट्ठी को लेकर बैठ गया और उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में हाय इन ने लिखा था, सुनवू, तुमसे बहुत सारी बातें कहनी हैं, लेकिन शब्द कभी भी पूरी तरह से इन एहसासों को व्यक्त नहीं कर सकते। जब हम मिले थे, मुझे लगा था कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक बीमारी थी जिसे मैं कभी भी दुनिया से नहीं छुपा सकी। लेकिन तुमने मुझे कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा। तुमने हमेशा मुझे उस रूप में देखा जैसे मैं थी। तुमने मुझे इस दुनिया में महसूस कराया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। तुमसे दूर जाने का निर्णय मैंने बहुत ही कठिनाई से लिया था, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी रहेगी। मैंने तुम्हें कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे यह डर था कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगे। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकते थे। तुम हमेशा मेरी तस्वीरों में रहोगे, मेरी यादों में और मेरी आत्मा में। सुनवू, तुम वह हो जो मेरे दिल को समझ सका। तुम मेरे लिए केवल एक आदमी नहीं थे, तुम मेरी पूरी दुनिया थे। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली और तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत पल बिताए। तुम्हारी आंखों में मैंने अपने दर्द को देखा, लेकिन तुम्हारे दिल में मैंने अपनी जिंदगी की उम्मीद भी पाई। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, भले ही मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। तुम मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहोगे और मेरी तस्वीरों में हमेशा मौजूद रहोगे। सुनवू की आंखों में आंसू थे। उसने चिट्ठी को धीरे धीरे अपने दिल से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि हाय इन ने अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर दी थी। वह हमेशा के लिए उसकी यादों और तस्वीरों में जीवित रहेगी। सुनवू अब जानता था कि हाय इन का प्यार और उसकी यादें उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। वह यह भी समझ चुका था कि वह अब इस दुनिया में अकेला नहीं है, क्योंकि हाय इन की आत्मा उसकी साथ है। सुनवू के दिल में उस दिन की छाप कभी नहीं मिटने वाली थी। हाय इन की चिट्ठी ने उसे एक अजीब सी शांति दी थी, लेकिन साथ ही वह इतना टूट चुका था कि शब्दों में सब कुछ कह पाना असंभव था। हाय इन अब इस दुनिया में नहीं थी और वह जानता था कि वह कभी उसे फिर से नहीं देख पाएगा। हालांकि वह एक उम्मीद और प्यार के साथ जीने का प्रयास कर रहा था, जो उसने हाय इन से सीखा था। लेकिन हर दिन उसे इस विचार से जूझते हुए अपने भीतर से एक नया दर्द महसूस हो रहा था। एक सुबह जब सोल की हवा में ठंडक थी, सुनवू ने सोचा कि अब शायद उसे वह अंतिम कदम उठाना चाहिए जो हाय इन ने हमेशा चाहा था, उसे खुद को पूरी तरह से मुक्त करना। उसने तय किया कि वह एक आखिरी बार हाय इन से मिलने जाएगा, जहां उन्होंने अपनी पहली मुलाकात की थी। ये वही जगह थी जहां उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ था, और अब यहीं वह इसे खत्म करना चाहता था, उन यादों के साथ जिनसे वह कभी दूर नहीं जा सकता। गेयोंगजू की यात्रा सुनवू के लिए एक विशेष महत्व रखती थी। यह वह जगह थी जहां उसने हाय इन के साथ बिताए उन कुछ खुशनुमा पलों को संजोया था। लेकिन अब वह जानता था कि उन पलों को ढूंढना संभव नहीं था। वह केवल वही चाहता था कि वह एक बार फिर से उसी जगह खड़ा हो जहां उनका प्यार पहली बार उजागर हुआ था। गेयोंगजू पहुंचने के बाद वह वहीं पुराने मंदिर के पास खड़ा था जहां हाय इन ने पहली बार तस्वीर खिंचवाई थी। वहां के शांत माहौल में कुछ ऐसा था जो उसे बहुत आभास दिला रहा था। वह अपने कैमरे को निकालता है और हाय इन की आखिरी बार खींची गई तस्वीर को देखता है, एक ऐसी तस्वीर
जिसमें वह हाय इन की मुस्कान को देख सकता था। हालांकि अब वह मुस्कान केवल उसकी यादों में जीवित थी। सुनवू ने कैमरे में तस्वीर को फिर से लोड किया और उसी स्थान पर खड़ा होकर वही तस्वीर फिर से खींची। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह एक आखिरी बार हाय इन के साथ मौजूद हो। उसकी आंखों में कुछ था, एक ऐसा एहसास जो यह बताता था कि वह सच में हाय इन से एक आखिरी बार मिल रहा था। चाहे वह शारीरिक रूप से वहां नहीं हो, लेकिन उसकी यादें हमेशा के लिए उस जगह में बसी थीं। वह अचानक से धीमे कदमों से मंदिर के भीतर गया, जहां हाय इन के साथ बैठकर उसने अपनी जिंदगी के बहुत से सवालों का जवाब पाया था। अब वहां सब कुछ खामोश था। सुनवू ने वहां एक पल रुककर अपनी आंखें बंद कीं और खुद से वादा किया कि वह हाय इन को कभी नहीं भुलाएगा। उस अंतिम मुलाकात ने उसे एहसास दिलाया कि कभी-कभी प्यार केवल एक विचार नहीं होता, बल्कि यह एक अनंत यात्रा होती है जो यादों और एहसासों के रूप में जीवित रहती है। कहीं दूर से गहरी सांसों के बीच उसने महसूस किया कि हाय इन अब भी उसके साथ थी, उसकी आत्मा में। उसके कदमों के साथ अब वह जगह और भी मायने रखती थी। उसने हाय इन की यादों के साथ खुद को पूरा किया और अब वह जानता था कि उसका दिल कभी भी खाली नहीं होगा। वह चुपचाप वहां खड़ा रहा, उस आखिरी मुलाकात के पल को अपने दिल में संजोते हुए। वह जानता था कि यह क्षण उसके लिए हमेशा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हाय इन के बिना वह आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसकी यादें और उसकी तस्वीरें उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसका मन हल्का था। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने सारी दुनिया की गहरी थकान को अपने भीतर से निकाल दिया हो। हाय इन की आत्मा ने उसे सिखाया था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह केवल एक नए रूप में बदल जाता है। सुनवू का दिल अब भी गहरे दुख में डूबा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उसे हाय इन की यादों के साथ आगे बढ़ना होगा। गेओंगजू के शांत वातावरण में वह खुद को और अपने भावनाओं को समेटने की कोशिश कर रहा था। हर उस जगह, हर उस मोड़ पर जहां हाय इन के साथ बिताए गए पल उसे याद आ रहे थे, वह महसूस करता था कि उस सच्चे प्यार ने उसे कुछ ऐसा दिया था जो कभी खत्म नहीं होगा। हाय इन की उपस्थिति अब उसके जीवन में हमेशा के लिए समा गई थी। अभी वह एक अंतिम कदम उठाने के लिए तैयार था, वह कदम जिसे हाय इन ने उसे एक बार बोला था, हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि हम फिर कभी साथ नहीं होंगे। यह शब्द हमेशा के लिए उसके दिल में गूंजते रहेंगे। हाय इन के पास जितनी ताकत थी, वह जानती थी कि अपने जीवन के आखिरी क्षणों में वह नहीं चाहती थी कि सुनवू उसे दुख से भरकर आगे बढ़े। उसने उसे हर वह चीज सिखाई थी जो वह अपनी जिंदगी में चाहती थी, प्यार, समझ और स्वीकार्यता। सुनवू ने सोचा था कि वह एक वादा करेगा, और वह वादा था, मैं तुम्हारे बिना भी जी सकता हूं हाय इन, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। वह जानता था कि यह वादा अब टूटने जा रहा था, क्योंकि वह दोनों भले ही अपने प्यार में सच्चे थे, लेकिन वक्त और परिस्थितियां उनके साथ नहीं थीं। अब जब वह गेओंगजू के उसी मंदिर के पास खड़ा था जहां उन्होंने एक साथ बिताए थे वो खूबसूरत पल, उसे यह समझ आ गया था कि हाय इन का प्यार अब कभी उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ने वाला। हाय इन ने जो वादा किया था कि वे फिर मिलेंगे, वह वादा कभी पूरा नहीं हो सकता था। और यही तो सच्चे प्यार का दर्द होता है, एक ऐसा दर्द जो हमें कभी पूरी तरह से छोड़ता नहीं है। सुनवू ने अपनी आंखें बंद कीं और आकाश को देखा। उसने महसूस किया कि हाय इन उसकी आत्मा में बसी हुई है, जैसे वह कभी चली ही नहीं थी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह जानते हुए भी उस आंसू में राहत महसूस कर रहा था। यह आंसू दर्द और प्यार का मिला जुला रूप थे। इस अंतिम वादे ने उसे एक नई दिशा में सोचने की ताकत दी। वह जानता था कि हाय इन ने उसे यह सिखाया था कि कभी-कभी हमें प्यार की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है, और वह यह थी कि कुछ रिश्ते हमें हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। उसने अपने अंदर के खालीपन को स्वीकार किया। यह उसकी भावनाओं का सबसे बड़ा सच था। वह अब समझ चुका था कि प्यार का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं होता, बल्कि वह महसूस करना होता है कि किसी का प्रभाव हमेशा
आपके जीवन में रहेगा, चाहे वह व्यक्ति आपके साथ हो या ना हो। सुनवू ने गहरी सांस ली और एक नई आशा के साथ मंदिर से बाहर कदम रखा। वह जानता था कि अब उसे एक नई शुरुआत करनी होगी, लेकिन हाय इन के बिना कुछ भी करने का एहसास उसे बिल्कुल नफरत नहीं था। वह उसकी यादों में हर कदम पर रहेगा और वह इस यात्रा को अकेले ही सही, लेकिन बहुत प्यार के साथ पूरा करेगा। वह सोच रहा था कि इस नए जीवन में उसे कुछ नया करना होगा, हाय इनके लिए, जो अब कभी नहीं आ सकेगी। लेकिन उसे यह भी समझ था कि वह हर उस चीज को जीने की कोशिश करेगा जो उसने हाय इन से सीखी थी, समझ, धैर्य और सबसे महत्वपूर्ण प्यार। सुनवू के मन में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि यह खामोशी उसे एक नई दिशा में ले जा रही थी। हाय इनके साथ बिताए गए हर पल की यादों में वह इतना डूब चुका था कि अब उसे कहीं और सोचने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। एक तरह से वह खुद को खोजना चाहता था, लेकिन हाय इनके बिना वह कैसे खुद को पा सकता था। वह जानता था कि हाय इनकी आत्मा अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी और उसकी आंखों में वही दुनिया बसने वाली थी जो कभी हाय इन ने उसे दिखाई थी। उस दिन जब वह गेयोंगजू में मंदिर के पास खड़ा था, उसने अपने कैमरे को निकाला और एक बार फिर हाय इन की तस्वीर को देखा। वह हमेशा कहती थी, तुम मेरे कैमरे के जरिए मेरे दिल को समझते हो। सुनवू ने अपने दिल की आवाज सुनी और महसूस किया कि वह हाय इन की आंखों में देख रहा था, उसकी आंखें जो अब भी उसे हर जगह मिलती थीं। सुनवू की आंखों में गहरी चमक थी, लेकिन वह जानता था कि वह किसी और को यह चमक नहीं दिखा सकता। हाय इनके साथ बिताए गए हर एक पल की गहरी यादें अब उसे यह महसूस करा रही थीं कि असल दुनिया में केवल उन्हीं चीजों का अस्तित्व है जिन्हें हम अपने दिल से महसूस करते हैं। हाय इन ने उसे यह समझाया था कि किसी को प्यार करने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से पास होना नहीं होता, बल्कि उसका होना, उसकी उपस्थिति, उसकी यादें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। सुनवू अब गेओंगजू के रास्तों पर चल रहा था और उसके कदम उसकी उन यादों को पग पग पर समेट रहे थे जो उसने हाय इन के साथ बिताए थे। उसकी आंखों में हाय इन का चेहरा था और उसकी मुस्कान को वह अपनी आंखों में देख सकता था। हर रास्ता, हर मोड़, हर पेड़, वह सब हाय इन के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे उसकी आंखों में एक नई दुनिया बस रही थी, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ प्यार था और कुछ नहीं। वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा जहां एक बार उन्होंने साथ में बैठकर चाय पी थी। सुनवू उस स्थान पर रुक गया और वहां खड़ा होकर गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि हाय इन की आत्मा उसके आसपास है और यह एहसास उसे मजबूती दे रहा था। ये वह जगह थी जहां उन्होंने अपनी पहली बार एक दूसरे से अपने दिल की बातें की थीं। हाय इन की आंखों में वह सारी दुनिया बसी हुई थी जिसे अब वह खुद अपने भीतर महसूस कर रहा था। उसने कैमरे को निकाला और एक बार फिर से उस स्थान की तस्वीर ली, जैसे वह अपनी आंखों से हाय इन की आत्मा को कैद कर रहा हो। उसकी आंखों में वही दुनिया थी जो हाय इन ने उसे दिखाई थी। वह तस्वीर अब उसके दिल की तस्वीर बन चुकी थी, एक ऐसी तस्वीर जो उसे कभी नहीं भूलनी थी। तस्वीर के भीतर उसे हाय इन की मुस्कान दिखाई दे रही थी और उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह मुस्कान अब भी मेरे साथ है? वह जानता था कि हाय इन अब उसे शारीरिक रूप से कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में बसी दुनिया हमेशा के लिए उसकी यादों में बसी रहेगी। वह तस्वीर अब केवल एक तस्वीर नहीं रही थी, बल्कि यह हाय इन के प्यार का प्रतीक बन चुकी थी। सुनवू ने कैमरा नीचे किया और एक बार फिर उस जगह को देखा जहां कभी हाय इन के साथ बिताए गए वो पल उसे अब तक पीछा कर रहे थे। वह अब जानता था कि हाय इन का प्यार अब केवल उसकी यादों में और उसकी आंखों में जिंदा रहेगा। उसकी आंखों में वही दुनिया थी जो हाय इन ने उसे कभी दिखाई थी। वह मुस्कान, वह प्यार, वह एक दूसरे के साथ बिताए गए पल, सब कुछ अब उसकी आंखों के सामने था। सुनवू ने महसूस किया कि हाय इन की आंखों में जो दुनिया थी वह अब उसकी अपनी दुनिया बन चुकी थी। हाय इन के बिना वह अब खुद को खो नहीं सकता था, क्योंकि हाय इन की यादें हमेशा उसकी आंखों में जीवित रहेंगी और यह दुनिया अब उसके दिल में बसी हुई थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें केवल प्यार था और कुछ नहीं।
सुनवू ने आखिरी बार उस जगह को देखा जहां हाई इन के साथ उसने अपने जीवन के कुछ सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। अब वह यहां अकेला खड़ा था। उसके चारों ओर वही शांति थी, लेकिन वह इस शांति को अब अपनी तन्हाई के रूप में महसूस कर रहा था। हाई इन के बिना उसकी दुनिया एकदम खाली सी लग रही थी। वह जानता था कि अब उसे पूरी तरह से उसे अलविदा कह देना होगा, लेकिन क्या वह वाकई तैयार था? क्या वह इस अलविदा को अपने दिल से स्वीकार कर सकता था? वह धीरे धीरे मंदिर के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि अब उसके पास वही ताकत थी जिसकी उसे तलाश थी। हाई इनके जाने के बाद उसने खुद को टूटने और बिखरने से बचा लिया था, लेकिन अब वह जानता था कि उसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा। उसे इस अलविदा को अपने दिल से पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। सुनवू के मन में यह विचार आ रहा था कि हाय इनके साथ बिताए गए पल कभी खत्म नहीं हो सकते, वे हमेशा उसके भीतर जिंदा रहेंगे। लेकिन अब उसे यह समझ आ गया था कि प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह अपने सबसे प्यारे इंसान को अलविदा कह सकता था और उस अलविदा को पूरी तरह से दिल से स्वीकार कर सकता था। हाय इनका प्यार उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका था कि वह उसे अपने दिल में हमेशा के लिए जीवित रखेगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। हाय इनके बिना जीवन शायद पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन वह जानता था कि हाय इन ने उसे जो कुछ भी सिखाया था वह उसके साथ रहेगा। वह उन यादों को अपने दिल में हमेशा संजो कर रखेगा। धीरे धीरे वह मंदिर के सामने खड़ा था और हाय इन की तस्वीर अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुकी थी। उसने एक कदम और बढ़ाया और फिर पल भर के लिए रुककर उसने बिना एक शब्द कहे अपनी आंखों में उसे महसूस किया। यह अलविदा था, लेकिन ऐसा अलविदा जो कभी खत्म नहीं होगा। सुनवू ने आहिस्ता से कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी हाय इन, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। वह यह जानता था कि अब वह हाय इन के बिना जीवन को जीने की ताकत पा चुका था। उसकी यादें और वह मुस्कान हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाली थी। उसने आखिरी बार उस जगह को देखा, एक बार फिर अपनी आंखों में हाय इन की मुस्कान महसूस की और फिर कदम बढ़ा लिया। वह जानता था कि वह अपनी जिंदगी के अगले चरण में कदम रखने वाला था। हाय इन ने उसे जो कुछ भी दिया था वह अब उस प्यार के साथ अपनी नई शुरुआत करेगा। वह धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलता गया और उसकी पीठ पर हाय इन की यादें उसके साथ थीं और उसकी आंखों में वही दुनिया थी जो हाय इन ने उसे दिखाई थी। वह अब समझ चुका था कि यह अलविदा उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसने अपने दिल को खुला छोड़ा और वह जानता था कि हाय इन की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे वह शारीरिक रूप से यहां न हो। सुनवू को अब महसूस हो रहा था कि हाय इन की यादें उसके साथ हमेशा रहेंगी। वह यह जानता था कि चाहे वह अब उसे शारीरिक रूप से कभी न देख पाए, लेकिन हाय इन के दिए गए पल, उसकी मुस्कान और उसकी बातें हमेशा उसके भीतर जिंदा रहेंगी। हाय इन ने उसे यह सिखाया था कि प्यार केवल वही नहीं है जो हम महसूस करते हैं, बल्कि वह कुछ है जो हम अपनी आत्मा में समेट सकते हैं और इसे कभी खोने नहीं देते। सुनवू के कैमरे के अंदर हाय इन की कई तस्वीरें कैद थीं, जिनमें हर एक तस्वीर में एक नया भाव, एक नई कहानी छिपी हुई थी। हर तस्वीर एक मूक गवाही थी उस प्यार की जो उन्होंने एक दूसरे से किया था। अब वह तस्वीरें केवल कुछ छायाएं नहीं थीं, बल्कि वे हाय इन की आत्मा का हिस्सा बन चुकी थीं। उसने एक दिन अपने स्टूडियो में बैठकर सभी तस्वीरों को निकालने का फैसला किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि यह उसके अंदर के उस दर्द का हिस्सा था जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। उसने हर तस्वीर को देखा और उन पलों को अपने दिल में महसूस किया। हाय इन की मुस्कान, उसकी आंखों की गहरी बातें और वह सुकून जो उनके बीच था, सब कुछ अब उसकी तस्वीरों में था। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, उसने धीमे से कहा। तुम्हारी यादें कभी खत्म नहीं होंगी हाय इन। सुनवू ने तय किया कि वह इन तस्वीरों को दुनिया के सामने लाएगा। इन तस्वीरों को देखने से उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था, बल्कि हाय इन उसके भीतर थी, उसकी कला में, उसकी तस्वीरों में और उसकी यादों में। वह चाहता था कि लोग हाय इन की उस दुनिया को देखें
जो उसने उसकी आंखों से देखी थी। वह धीरे धीरे इन तस्वीरों को एक प्रदर्शनी के रूप में तैयार करने लगा। उसने इसका नाम रखा उसकी आंखों से। यह प्रदर्शनी हाई इन के जीवन, उसके प्यार और उसके दर्द को दर्शाने का एक तरीका बन गई। हर तस्वीर एक अलग कहानी कह रही थी। वह जानता था कि यह प्रदर्शनी हाई इन की आत्मा को जीवित रखने का एक तरीका था। एक दिन प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ और कई लोग आए। सुनवू ने देखा कि लोग उसकी तस्वीरों को देख रहे थे और हर तस्वीर में वे हाई इन के जीवन को महसूस कर रहे थे। कुछ लोग उसकी मुस्कान से जुड़ी हुई तस्वीरों पर रुके, कुछ उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझ रहे थे। यह प्रदर्शनी हाई इन के प्रति उसकी श्रद्धांजलि थी और उसने महसूस किया कि यह वह तरीका था जिससे वह उसे हमेशा के लिए अपने जीवन में बनाए रख सकता था। जब वह तस्वीरों के सामने खड़ा था तो उसने देखा कि उसकी आंखों में अब कोई खोने का डर नहीं था, बल्कि वह एक तरह से शांत था। हाई इन ने उसे वह सिखाया था कि प्यार केवल एक अदृश्य बंधन नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी निशान छोड़ जाता है, एक निशान जो कभी मिटता नहीं है। उद्घाटन के बाद सुनवू ने अपनी आखिरी तस्वीर खींची, वह जगह जहां उसने और हाई इन ने पहली बार एक दूसरे से मिलकर अपनी दिल की बातें की थीं। यह तस्वीर अब उसकी यादों की स्थायी गवाही बन गई थी। अब उसे समझ आ चुका था कि हाई इन कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी तस्वीरों में, उसकी यादों में और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी आंखों में। यह वह तस्वीर थी जो उसे यह एहसास दिलाती थी कि वह अकेला नहीं था। हाई इन हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे वह शारीरिक रूप से यहां न हो। सुनवू ने कैमरा रखा और उसकी आंखों में वह मुस्कान थी जो हाई इन की थी। अब वह जानता था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसकी उपस्थिति बदल जाती है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।